एक बंदा है जो ट्रेन होकर आया है 4 सालों में, अगर वो क्राइम करना चाहे तो किस लेवल कर सकता है? अगर वो सरकार से रुष्ट हो गया तो पहली चीज। अग्निवीर से 4 साल कोई ट्रेनिंग करके देश सेवा करके कोई आता है तो उसको आप बुरा तो नहीं कर सकते। उसने 4 साल दिया अपने देश के लिए, उसके अंदर वो जज्बा है, तभी तो वो अग्निवीर में गया है। ये बताइए, अग्निवीर बंदे को कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है? उसको 4 साल के बाद पेंशन की मतलब सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है? ठीक है। तीसरी चीज, कौन व्यक्ति होगा जो सिर्फ 4 साल के लिए, अगर मान बात के चलिए पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया या चाइना से युद्ध हो गया, तो कौन बंदा है जो सिर्फ 4 साल के लिए अपनी जान देना चाहेगा? अग्निवीर को आप नहीं समझे तो पाकिस्तान घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो श्रीलंका घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो अफगानिस्तान घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो म्यांमार घूम आइए। अगर उसका भाई अग्निवीर में होता तो शायद लड़ने की क्षमता रख सकता था। यही तो चाहते हैं आप लोग। जब उसके बचाव में देश के वकील खड़े हो गए थे, अरे साहब कैसी बातें करते हैं। उस बेटी को न्याय जब मिलेगा जब 12 साल की दलित बिटिया का बलात्कार होता है, वो कोर्ट के चक्कर लगाती है। लगाए चक्कर, हम न्याय प्रणाली से न्याय लेंगे, लेकिन उस बिटिया को तत्काल में हम कैसे इंसाफ देंगे? रूल ऑफ लॉ जब कहाँ चला जाता है? जब दलितों की बस्तियों को आग लगाया जाता है। हरियाणा में चुनाव है साहब, 2010 में पूरी दलित बस्ती जला दी गई थी, पूरी दलित बस्ती जला दी गई थी। आज तक अकॉर्डिंग टू यू सर, अकॉर्डिंग टू लॉ उनको न्याय नहीं मिला। किस लॉ के लिए वो चिंतन करें? तो जैसे अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, विनेश फोगाट को लेकर आपने देखा हो किस तरीके से राजनीति की जाएगी, तो इस पूरे एंगल को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्लस हरियाणा चुनाव प्लस जम्मू कश्मीर, ये सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं? मैं इस हिसाब से ये देखता हूँ कि बीजेपी बहुत ज्यादा बैकफुट पे है, क्योंकि बीजेपी को जिन मुद्दों को पकड़ के चलना चाहिए था उसने उसको पकड़ के चला नहीं। जैसे क्या एक दो मुद्दे अगर बताएं? सबसे पहला मुद्दा जो मैं बताना चाहूंगा वो है बेरोजगारी। ठीक है। अगर आप रोजगार लेकर भी आ रहे हो तो अग्निपथ स्कीम क्या है? जो आप अग्निवीर स्कीम लेकर आ रहे हो 4 इयर्स की, वो क्या है? ज्यादातर जो भी आपका मिलिट्री दाखिला लेते हैं तो हरियाणा राजस्थान के लोग ज्यादातर लेते हैं। ज्यादातर अगर आप जनसंख्या देखोगे तो कम से कम 25-30% उन्हीं की होगी। तो अगर आप अग्निवीर लेकर आ रहे हैं ऐसे मौके पे तो ये बहुत ज्यादा बैकलैश है बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, जो कि इनको वापस लेना चाहिए तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है। दूसरी चीज, हरियाणा में एक भी पेपर सक्सेसफुली पास नहीं हो पाए, अदरवाइज वो लीक हो जाते हैं, अदरवाइज होते ही नहीं है। इन 5 सालों में अगर आप देखोगे इसके पहले जो खट्टर सरकार थी उसमें भी आप देखोगे तो रोजगार के तौर पे कोई ऐसे पेपर हुए नहीं है जिसकी वजह से आप कह सको अगर हरियाणा पीसीएस को छोड़ दो तो। हरियाणा पीसीएस ही जो था, जो लास्ट टाइम सक्सेसफुल था, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि बिना इंटरव्यू दिए भी कई लोग क्वालिफाई करके चले। इसी मुद्दे पे आपसे बात कर लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव है, बेरोजगारी का मुद्दा है और अग्निवीर स्कीम को लेकर लगातार बात होती आई है। और हरियाणा क्योंकि एक जाट बहुल क्षेत्र और हमेशा ये कहा गया है कि हरियाणा के जो युवा हैं वो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो अग्निवीर स्कीम सही नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? सर एक छोटी सी चीज़ बताइए, जैसे भाई ने बात करी बेरोजगारी, अच्छी बात करी है, छोटे भाई हैं मेरे, लेकिन एक चीज़ बताइए, इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? थी ना। और अगर अग्निवीर 4 साल के लिए उन्होंने लगा दी, चालू कर दी, तो 4 साल के उनको रोजगार मिल रहा है। और जब वो, और उसमें भी 25% को वहाँ पे रिजर्व रखेंगे, 75% को बाहर करेंगे, ठीक है ना, अगर वो कैपेबल नहीं होंगे तो, ठीक है। और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा, 25-30 लाख रुपए जो भी दिया जाएगा, उससे वो अपना व्यापार भी कर सकेंगे और आगे उनको और सिक्योरिटीज में जॉब भी मिल सकती है, आरक्षण है, तो क्या दिक्कत है? देखिए बात वही है ना कि मैं कहना चाहता हूँ अग्निवीर पे कि क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा क्राइम और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है। अगर एक बंदा है जो ट्रेन होकर आया है 4 सालों में, अगर वो क्राइम करना चाहे तो किस लेवल कर सकता है? अगर वो सरकार से रुष्ट हो गया तो पहली चीज। दूसरी चीज, अग्निवीर आर्मी का मेन मकसद है हम सब एक साथ रह के काम करें, कोऑर्डिनेशन बने। 4 साल में तो आप पहचान ही नहीं पाते कि बगल वाला बंदा कौन है। आपका ट्रेनिंग में पीरियड बीत जाता है। जब आप साथ में रहते हो, जब आप बडी बनते हो एक दूसरे के, तब बेटर कोऑर्डिनेशन आता है। कह रहे कि क्राइम ऑर्गेनाइज होता है कि अनऑर्गेनाइज होता है? अगर वो जा रहा है, एक बच्चा अग्निवीर में 4 साल सीख के आ रहा है, तो क्या वो मिसयूज नहीं करेगा वहाँ ली हुई ट्रेनिंग का? बाहर के लोगों को खतरा नहीं हो जाएगा उससे? इसकी क्या गारंटी है कि वो मिसयूज करेगा? इसकी ये भी तो गारंटी है कि देश में कल को कोई आपत्ति आएगा, विदेशी ताकतों का आक्रमण होगा तो वो बच्चा कल के सबसे पहले आगे खड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है ना भाई साहब। अब आप किसी की मानसिकता को दर्शा तो नहीं सकते। अगर अग्निवीर से 4 साल कोई ट्रेनिंग करके देश सेवा करके कोई आता है तो उसको आप बुरा तो नहीं कर सकते। उसने 4 साल दिया अपने देश के लिए, उसके अंदर वो जज्बा है, तभी तो वो अग्निवीर में गया है। और किसी की जज्बा, हमारे देखिए हमारे सेना को जो है कि इतना हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे
सेना बॉर्डर पे, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो कोई ये कहना गलत है कि 4 साल कोई आ रहा है, उसके अंदर वो देश भावना है, हमारे अंदर आपके अंदर नहीं है, इसलिए हम उसका खिलाफ कर रहे हैं। हम आप उस लायक नहीं है। विपक्ष की मानसिकता या कोई की मानसिकता हो, देखिए विपक्ष की मानसिकता शुरू से ही घटिया रही है और वो हर एक चीज का खिलाफ करेगा। अगर मोदी सरकार ने ऐसी कोई योजना लाई है कि हमारे देश के नौजवान को सशक्त बनाएगा, समृद्ध और मजबूत बनाएगा। आज इजराइल में क्या स्थिति है? आज इजराइल जो है कि डटकर अगर मुकाबला कर रहा है किसी अन्य ताकतों का जो उसके देश पे अत्याचार हो रहा है, उसकी बहन देश के नागरिकों पे, तो कि उनके पास ये पॉलिसी है। इजराइल ने अपने हर एक नागरिक को मजबूत और उस तरह बना चुका है कि कल को अगर कोई देश उसको आंख नहीं दिखा सकता है। तो यही तो पॉलिसी हमारी है भाई साहब, कि हमें वो ज्ञान होना चाहिए अस्त्र और शस्त्र का भी चलाने का, हम अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये एक एंगल ये भी है ना कि अगर आप कह रहे हैं मिसयूज हो सकता है, तो आप उस एंगल से भी देख सकते हो ना। कल जैसे कि हम घिरे हुए हैं, बांग्लादेश के हालात देख लो क्या हुए, श्रीलंका के हालात देख लो क्या हुए, पाकिस्तान के हालात देखो क्या हुए, तो उस पर तो कहीं ना कहीं ये फेवर में नजर आता है ना कि हर घर से एक सैनिक निकल जाएगा फिर तो लोगों के साथ में आएगा, ये होगा वो होगा। आप ये बताइए, अग्निवीर बंदे को कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है? उसको 4 साल के बाद पेंशन की मतलब सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है? ठीक है। तीसरी चीज, कौन व्यक्ति होगा जो सिर्फ 4 साल के लिए, अगर मान बात के चलिए पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया या चाइना से युद्ध हो गया, तो कौन बंदा है जो सिर्फ 4 साल के लिए अपनी जान देना चाहेगा? अब आप मिलिट्री की बात करते हो, देश की भावना की बात करते हो, नेशनलिज्म की बातें करते हो, ठीक है। आपके घर से कितने लोग आर्मी में गए हुए हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, वो किस हिसाब से सोचता है? ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका एक बंदा आर्मी में है और उनके पूरे घर का उद्धार हो गया है। कि आज आदमी ये कह रहा है कि वो 4 साल की उसमें क्रिमिनल बन जाएगा। कौन सा दावे से कर रहे हैं? क्या एक देशभक्त जो फौज में की नौकरी से रिटायर होकर के आएगा वो क्रिमिनल बनेगा? वो ऐसा भी तो हो सकता है कि देश गद्दारों को ठोकने का काम करे आके, क्या क्रिमिनल का काम? ये सारी की सारी ये नेगेटिव सोच एक विपक्ष की है और कुछ नहीं है। कुछ ही समय में इस देश का बच्चा एक सैनिक के रूप में दिखाई देगा और इजराइल जैसा ताकतवर बन के खड़ा हो जाए। आज 90 लाख की जनसंख्या के एक छोटे से देश ने, इजराइल ने, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं दर्जनों आतंकवाद संगठन देशों के छक्के छुड़ा रखे। जैसे भैया कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो है, अगर उसको तरीके से देखा जाए तो 4 साल की एक स्कीम, जहां ना पेंशन है ना फ्यूचर सिक्योरिटी है, और जो राहुल गांधी ने एक चीज बोली थी कि यूज एंड थ्रो मजदूर की तरह काम करवाने वाले हैं अग्निवीरों से, क्या सहमति रखते हैं इनके इस वक्तव्य से? भाई साहब, पहली बात, आप अग्निवीर को समझ ही नहीं पाए। अगर अग्निवीर को आपने नहीं समझा तो शायद आप बांग्लादेश घूम आइए। अग्निवीर को आप नहीं समझे तो पाकिस्तान घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो श्रीलंका घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो अफगानिस्तान घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो म्यांमार घूम आइए। अग्निवीर को आपने नहीं जाना तो चले जाइए क्या नाम है ये, इजराइल, फिलिस्तीन। अग्निवीर को नहीं जाना तो साहब कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या घूम आइए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या घूम आइए। उधर क्या वहां पे हुआ कि जो आपके नेता, आप जिसको प्रमोट करते हैं, जिसकी बातों पे, जिसके रहमो कदम पे आप चलते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, जिसको आप एक आइडल मानते हैं, वो जातियों में बांटकर एक दलित बच्ची का उसका नेता बलात्कार करता है और वो चुप हो जाता है, मुंह सील जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित बिटिया है, वो दलित बच्ची है। अगर उसका भाई अग्निवीर में होता तो शायद लड़ने की क्षमता रख सकता था। यही तो चाहते हैं आप लोग, यही तो चाहते हैं आपके नेता कि भारत ऐसे ही टूटे, भारत ऐसे ही बटे और भारत के लोग ऐसे ही कटे। बात वही है ना, जैसे अयोध्या की भी बात की इन्होंने, तो पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव चुप है वहां पर, और वहीं पे बुलडोजर एक्शन हुआ और उसी बुलडोजर एक्शन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी दे देता है। तो कहीं ना कहीं तो सही है ना। फिर अगर कोई आरोपी है, रेप का आरोपी है, जो रेपिस्ट है, एक समय तो ये बात करते हैं कि उसको मार देना चाहिए, सऊदी में पत्थर मार देते हैं। अगर यहाँ बुलडोजर चल भी जाता है तो पेट में इतना दर्द क्यों होता है सुप्रीम कोर्ट के भी, विपक्षी पार्टियों के भी? देखिए, बात ना तो सुप्रीम कोर्ट को मैं सम्मान करता हूँ, और रही बात विपक्षी पार्टी का, जो भी आपका कानून में लिखा हुआ है उस हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। अगर कानून में, लेजिस्लेशन में आ चुका है, अगर कोई आरोपी ऐसा पाया जाता है, कोर्ट ने उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया है, तो आप बुलडोजर चलवाइए, सड़क में उसका क्या कहते हैं सर कलम करवाइए। वो कोर्ट के गिल्टी के बेसिस पे होना चाहिए। अवैध अतिक्रमण पे चला रहे हैं। आर्बिट्रेटरी एक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ 100% वायलेट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के पास एक्शन नहीं, कार्य करने की क्षमता नहीं है। अदरवाइज अगर जब तक
कोर्ट आदेश नहीं देता है। अगर कोर्ट आदेश दे देता है तो वो एक्शन 100% लेना चाहिए। बात वो ये कह रहे हैं ना कि अगर एक सेकंड, अगर वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी सही कह रहा है कि सारी चीजें तभी नजर आती है जब कोई क्राइम हो जाता है। निर्भया की माँ का आंसू पूछने कौन गया था 9 साल तक? निर्भया तो उसी टाइम मर गई थी, लेकिन निर्भया की आत्मा को शांति 9 साल तक मिली होगी क्या? जब उसके आरोपियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी जेल में, निर्भया को शांति मिली होगी क्या? जब उसके बचाव में देश के वकील खड़े हो गए थे। अरे साहब कैसी बातें करते हैं? उस बेटी को न्याय जब मिलेगा जब 12 साल की दलित बिटिया का बलात्कार होता है। वो कोर्ट के चक्कर लगाती है, लगाए चक्कर, हम न्याय प्रणाली से न्याय लेंगे, लेकिन उस बिटिया को तत्काल में हम कैसे इंसाफ देंगे? उसके जिसने वो कुकृत्य किया है उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाकर, घर पर क्यों बोल रहा हूँ साहब, घर पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि घर में उसके माँ बाप है। अगर वो अपने माँ बाप से संस्कार लिया होता तो शायद वो ऐसी हरकत नहीं करता। इसलिए सजा केवल सजा का हकदार वो आरोपी नहीं, सजा के हकदार उसका पूरा परिवार है। अगर उसको अपने परिवार से संस्कार मिला होता तो 12 साल की बिटिया सुरक्षित रहती भाई मेरे। और जब उसके घर पे बुलडोजर चलता है ना साहब, तो वो जो नन्ही सी बिटिया है जिसका दिमागी संतुलन भी 12 साल की उम्र में मैच्योर नहीं होता, और उसको एक कलेजे में ठंडक मिलती है कि मेरे साथ कुछ तो लोग खड़े हैं, मेरे साथ गलत करने वालों, जिसने गलत किया उसके घर पे कम से कम कोई तो बुलडोजर चढ़ा रहा है। नहीं तो साहब 17 से पहले तो कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। गायत्री प्रजापति 60 साल का बुढ़ा बच्चों से बलात्कार करता था साहब, ये था। अब बाबा कहते हैं बेटियों के सम्मान के साथ, बहनों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और साहब बुलडोजर में ना तेल खत्म होता है, बहनें आपकी भी होंगी, बहनें हमारी भी होंगी। सम्मान बहनों का होना चाहिए, जातियां देखकर नहीं, पार्टियां देखकर नहीं, नेता देखकर नहीं। और बहनों के साथ आंख उठाने वाले को ऐसा ही हरकत करना चाहिए। और आपको भी आज बोलना चाहिए। आज देखिए ममता झुकी ना बेटियों के सम्मान में, क्योंकि जब बेटियां सड़क पर निकली, जब बंगाल सड़क पर निकला, जब बंगाल जलने लगा, तो ममता को झुकना पड़ा बेटियों के सम्मान में। क्योंकि साहब बेटियों का सम्मान जरूरी है, वो भी तो आधी आबादी है। लेकिन ये भी बात है ना, बंगाल में भी तो बुलडोजर चलता है, राजस्थान में भी चलता है, विपक्षी पार्टियां हैं ना वहाँ, तो सिर्फ एक टारगेट केवल योगी पर क्यों? मैं तो पहले ही आपसे बोल रहा हूँ ना कि मेरे को विपक्षी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी कार्रवाई न्याय प्रणाली के चक्कर में ही वजह से ही होना चाहिए, किसी प्रकार का आर्बिट्रेटनेस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा, जिसकी वजह से एक हम एनार्की को लेके जाएंगे। न्याय प्रणाली इतनी सही होती तो आज क्या जितने पेंडिंग में केस पड़े हुए हैं, क्या वो पड़े हुए होते इतने पेंडिंग में? पेंडिंग केसेस की जो कहानी है वो आपको ही पता है क्या कहानी है। जो आरोपी के समर्थन में केस लड़ते हैं उनके खिलाफ भी आपको बोलना पड़ेगा कि इस देश में जो है कि वकील मिल जाते हैं आरोपी को, वो उसकी व्यक्तिगत जो भी वकील है, जो भी उसका प्रोफेशन उनकी है, मानसिकता जो भी बताइए। प्रोफेशन है। आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। रूल ऑफ लॉ जब कहाँ चला जाता है? जब दलितों के बस्तियों को आग लगाया जाता है। हरियाणा में चुनाव है साहब, 2010 में पूरी दलित बस्ती जला दी गई थी, पूरी दलित बस्ती जला दी गई थी। आज तक अकॉर्डिंग टू यू सर, अकॉर्डिंग टू लॉ उनको न्याय नहीं मिला। किस लॉ के लिए वो चिंतन करे, किस लॉ के पास जाए, कौन से न्यायालय में जाए, जरा उनको रास्ता तो दिखा दीजिए। और साहब उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले घरों के बाहर लिखा होता था बड़े बड़े अक्षरों में, यह मकान बिकाऊ है। सब अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू लॉ। बताइए ना कहाँ जाए वो लोग? लेकिन उनको आज मिला जब अतीक अहमद ने कई सारे अपने बंगले रिसोर्ट्स बना लिए थे। आज जब अयोध्या का जो मोहित खान है वो बेकरी चलाता था, बड़े बड़े रिसोर्ट्स चलाता था, और यही लोग कहते हैं ना कि मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, भूखा नंगा बना दिया, 5-5 किलो राशन देते हैं। लेकिन ससुरा जब नेता पकड़ा जाता है तो 50-50 करोड़ अलमारी में ठूसे होते हैं। जरा बोलिए ना अखिलेश भैया से, कहाँ गए ये दलित? दिखाइए आपके नेता, चाहे सपा के नेता, चाहे ये कन्नौज वाला नेता हो 300 करोड़ वाला, नवाब सिंह यादव 300 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक, चाहे मोहित खान हो अलमारी में से निकलते हैं 100 करोड़, चाहे झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के नौकर का नौकर, कांग्रेस के मंत्री के नौकर के अलमारी में साहब मिलते हैं 50 करोड़। बताइए ना कौन गरीब है साहब? जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू लॉ।